चैप्टर 21 फ़ोन कॉल। जागने पर मुझे महसूस हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। मैं जानती थी कि दिन और रात की दिनचर्या धीरे धीरे उलट रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी रही और दूसरे कमरे में एलिस और जेस्पर की धीमी आवाज़ें सुनती रही। यह अजीब था कि वे इतनी तेज़ बोल रहे थे कि मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं लुढ़की जब तक कि मेरे पैर फर्श को नहीं छूने लगे और फिर लड़खड़ाती हुई लिविंग रूम में पहुंची। टीवी की घड़ी बता रही थी कि सुबह के 2 बजकर कुछ मिनट हुए थे। एलिस और जेस्पर सोफे पर एक साथ बैठे थे। एलिस एक बार फिर स्केचंग कर रही थी, जबकि जेस्पर उसके कंधे के ऊपर से देख रहा था। जब मैं दाखिल हुई तो उन्होंने ऊपर नहीं देखा। वे एलिस की स्केचंग में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। मैं झांकने के लिए जेस्पर के बगल तक रेंग कर गई। क्या उसने कुछ और देखा है? मैंने धीरे से जेस्पर से पूछा। हाँ, कोई चीज़ उसे वीसीआर वाले कमरे में ले आई है, लेकिन अब वहाँ उजाला है। मैंने देखा जब एलिस ने एक चौकोर कमरे का स्केच खींचा, जिसकी निचली छत के पार गहरे रंग के बीम थे। दीवारों पर लकड़ी के पैनल लगे थे, थोड़े ज्यादा गहरे रंग के, बहुत पुराने। फर्श पर गहरे रंग का गलीचा था, जिस पर आकृति बनी थी। दक्षिण की दीवार में एक बड़ी खिड़की थी और पश्चिमी दीवार में लिविंग रूम तक जाने का रास्ता था। उस प्रवेश द्वार का एक सिरा पत्थर का था, पत्थर की एक बड़ी टैन फायरप्लेस जो दोनों ही कमरों के लिए खुली थी। टीवी और वीसीआर बहुत छोटे लकड़ी के स्टैंड पर दक्षिण पश्चिमी कोने में रखे थे। एक पुराना सोफा टीवी के सामने घुमा हुआ था, जिसके सामने गोल कॉफी टेबल थी। फोन वहां पर है, मैं इशारा करते हुए फुसफुसाई। 2 जोड़ी जीवंत आंखें मुझे घूरने लगीं। यह मेरी माँ का घर है। एलिस पहले ही काउच से उतर चुकी थी और फोन हाथ में लेकर डायल करने लगी थी। मैंने अपनी माँ के फैमिली रूम की सटीक चित्रकारी को घूरा। जेस्पर मेरे करीब खिसक आया। उसने अपने हाथ से मेरे कंधे को हल्के से छुआ और शारीरिक संपर्क से उसका शांतिदायक प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली बन गया। दहशत छिटककर दूर चली गई। एलिस के होंठ उसके शब्दों की गति से कांप रहे थे। धीमी भन-भन को समझना असंभव था। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। बेला, एलिस ने कहा। मैंने उसकी तरफ सुन्न अंदाज में देखा। बेला, एडवर्ड तुम्हें लेने आ रहा है। वह, एम्स और कार्लाइल तुम्हें कहीं ले जाने आ रहे हैं, तुम्हें कुछ समय तक छिपाने के लिए। एडवर्ड आ रहा है। ये शब्द जीवन की डोर की तरह थे, जो मेरे सिर को बाढ़ के ऊपर रखे थी। हाँ, वो सिएटल से पहली फ्लाइट पकड़ रहा है। हम उससे हवाई अड्डे पर मिलेंगे और तुम उसके साथ चली जाओगी। लेकिन मेरी माँ, वो यहाँ मेरी माँ की खातिर आया था। एलिस। जेस्पर के शांतिदायक प्रभाव के बावजूद मेरी आवाज़ में हिस्टीरिया का उबाल आ गया। जेस्पर और मैं तब तक रुकेंगे जब तक कि वे सुरक्षित न हों। मैं नहीं जीत सकती, एलिस। तुम मेरी जान पहचान के हर व्यक्ति की हमेशा रक्षा नहीं कर सकती। क्या तुम देख नहीं रही हो, वह क्या कर रहा है? वह मेरा पीछा नहीं कर रहा है। वह किसी को खोजेगा, वह किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाएगा, जिससे मैं प्रेम करती हूँ। एलिस, यह मुझसे न हो पाएगा। हम उसे पकड़ लेंगे, बेला, उसने मुझे आश्वस्त किया। और एलिस, अगर तुम्हें चोट पहुंची, तो क्या तुम सोचती हो कि इससे मुझे ठीक लगेगा? क्या तुम सोचती हो कि यह सिर्फ मेरा इंसानी परिवार है, जिससे वह मुझे चोट पहुंचा सकता है? एलिस ने जेस्पर को अर्थपूर्ण निगाहों से देखा। नींद का एक गहरा, भारी कोहरा मुझ पर हावी हो गया और मेरी आंखें मेरी अनिच्छा के बावजूद बंद हो गईं। मेरा दिमाग कोहरे के खिलाफ जूझा, क्योंकि इसे एहसास हो गया था कि क्या हो रहा था। मैंने अपनी आंखों को खुलने पर मजबूर किया और जेस्पर के हाथ से दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं सोने नहीं जाना चाहती, मैंने तेजी से कहा। मैं अपने कमरे तक चलकर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने इसे दरअसल धड़ाम से बंद किया, ताकि मैं अकेले में आज़ादी से रो सकूं। इस बार एलिस मेरे पीछे नहीं आई। 3.5 घंटे तक मैं दीवार को घूरती रही और गेंद के आकार में इधर उधर हिलती रही। मेरा दिमाग गोल गोल घूमता रहा और इस बुरे सपने से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचने की कोशिश करता रहा। बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई मोहलत नहीं थी।
मैं सिर्फ एक ही संभव अंत देख सकती थी, जो स्याह तरीके से मेरे भविष्य में लटक रहा था। एकमात्र प्रश्न ये था कि मेरे इस अंत तक पहुंचने से पहले कितने दूसरे लोग घायल होंगे। मेरी एकमात्र सांत्वना, एकमात्र उम्मीद ये जानकारी थी कि मैं एडवर्ड को जल्दी ही देख पाऊंगी। अगर मैं बस उसका चेहरा दोबारा देख सकूं, तो शायद मुझे वह समाधान भी दिख जाएगा, जो मुझे अब तक नहीं सूझा था। जब फोन की घंटी बजी, तो मैं सामने वाले कमरे में लौट आई, हालांकि मैं अपने व्यवहार पर थोड़ी शर्मिंदा थी। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई मेरे व्यवहार से नाराज नहीं हुआ होगा, शायद उन्हें पता होगा कि मैं उन त्यागों के लिए कितनी कृतज्ञ थी, जो वे मेरी खातिर कर रहे थे। वे विमान में बैठ रहे हैं, एलिस ने मुझे बताया। वे 9:45 बजे आ जाएंगे। बस कुछ और घंटे तक सांस लेते रहना है, जब तक कि वह यहाँ नहीं पहुँच जाता। जेस्पर कहाँ है? चेकआउट करने गया है। तुम यहाँ नहीं रुक रही हो? नहीं, हम तुम्हारी माँ के घर के ज्यादा करीब जाकर रहने वाले हैं। उसके शब्दों को सुनकर मेरे पेट में बेचैनी होने लगी, लेकिन फोन की घंटी दोबारा बजी, जिससे मेरा ध्यान भटक गया। वह हैरान नजर आ रही थी, लेकिन मैं पहले ही आगे चल रही थी और फोन के करीब पहुंचने की उम्मीद कर रही थी। हेलो, एलिस ने पूछा। नहीं, वो यही है। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी माँ, उसने बिना आवाज के होठों से बोलकर बताया। हेलो, बेला। बेला, यह मेरी माँ की आवाज थी, वही जाना पहचाना लहजा, जो मैंने बचपन में 1000 बार सुना था, जब भी मैं फुटपाथ के कोने के ज़रूरत से ज़्यादा करीब पहुंच जाती थी या किसी भीड़ भरी जगह पर उनकी नज़रों से दूर हो जाती थी। ये दहशत की आवाज़ थी। मैंने आह भरी। मुझे इसी की उम्मीद थी, हालांकि मैं अपने संदेश को ऐसा रखना चाहती थी कि उन्हें दहशत ना हो, लेकिन मैं ये भी जताना चाहती थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। शांत हो जाओ, माँ, मैंने अपनी सबसे शांत आवाज़ में कहा और धीरे धीरे एलिस से दूर चली गई। अगर उसकी निगाह मुझ पर टिकी रही, तो मैं शायद विश्वसनीय अंदाज में झूठ नहीं बोल सकती थी। हर चीज़ ठीक है, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट दो और मैं हर चीज़ स्पष्ट कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं रुकी और इस बात पर हैरान थी कि उन्होंने अब तक मेरी बात नहीं काटी थी। माँ, बहुत सावधान रहना कि तुम कुछ न कहो, जब तक कि मैं तुमसे ऐसा करने को न कहूँ। जो आवाज़ मैंने अब सुनी, वह अपरिचित भी थी और अप्रत्याशित भी। यह एक पुरुष की ऊंची आवाज़ थी, बहुत सुखद। सामान्य आवाज़, उस तरह की आवाज़ जिसे आप लग्जरी कार के विज्ञापनों की पृष्ठभूमि में सुनते हैं। वह बहुत जल्दी में बोला, देखो, मुझे तुम्हारी माँ को चोट पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कृपया ठीक वैसा ही करो, जैसा मैं कहता हूँ और वे सही रहेंगी। वह 1 मिनट तक रुका, जब मैंने मूक दहशत में सुना। ये बहुत अच्छा है, उसने बधाई दी। अब मेरे बाद दोहराओ और सामान्य दिखने की कोशिश करो। कृपया कहो, नहीं माँ, वहीं रुको जहाँ तुम हो। नहीं माँ, वहीं रुको जहाँ तुम हो। मेरी आवाज़ कानाफूसी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं देख सकता हूँ कि यह मुश्किल होने वाला है। उसकी आवाज़ खुश थी, अब भी हल्की और दोस्ताना थी। तुम अब किसी दूसरे कमरे में क्यों नहीं चली जाती, ताकि तुम्हारा चेहरा हर चीज़ बर्बाद ना कर दे। तुम्हारी माँ बेवजह कष्ट क्यों उठाएं? चलते समय कृपया ये कहो, माँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। इसे अभी कहो, माँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी आवाज़ ने आग्रह किया। मैं बहुत धीरे धीरे चलकर बेडरूम तक गई और अपनी पीठ पर एलिस की चिंतातुर निगाह महसूस की। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया और दिमाग को जकड़ने वाली दहशत के बावजूद स्पष्टता से सोचने की कोशिश की। तो अब क्या तुम अकेली हो? बस हाँ या न में जवाब देना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वे अब भी तुम्हारी आवाज़ सुन सकते होंगे। हाँ, तो फिर ठीक है, सुखद आवाज़ आगे बोली, अब कहो, माँ, मुझ पर भरोसा रखो। माँ, मुझ पर भरोसा रखो। यह मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी तरह हो गया। मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हारी माँ समय से पहले ही आ गईं। यह इस तरह ज़्यादा आसान है ना? तुम्हारे लिए कम सस्पेंस, कम चिंता। मैंने इंतज़ार किया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सावधानी से सुनो। तुम्हें अपने दोस्तों से दूर आना होगा। क्या तुम सोचती हो कि तुम ये कर सकती हो?
हाँ या न में जवाब देना। नहीं, मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम कोई न कोई रास्ता निकाल लोगी। क्या तुम सोचती हो कि तुम उनसे दूर जा सकती हो, अगर तुम्हारी माँ की जान इस पर निर्भर हो? हाँ या न में जवाब देना। कोई न कोई रास्ता तो होगा। मुझे याद आया कि हम हवाई अड्डे जा रहे थे। स्काई हार्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भीड़ भरा, दुविधा में डालने वाली बनावट के साथ। हाँ, अच्छी बात है। मुझे लगता है यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे हल्की सी भी भनक लगी कि तुम्हारे साथ कोई और है, तो ये तुम्हारी माँ के लिए बहुत बुरा होगा, दोस्ताना आवाज ने कहा। तुम हमारे बारे में अब तक इतना तो जान चुकी हो कि अगर तुमने किसी को अपने साथ लाने की कोशिश की, तो मुझे कितनी जल्दी पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ, तो तुम्हारी माँ का काम तमाम करने में मुझे कितना समय लगेगा। क्या तुम समझती हो? हाँ या न में जवाब देना। हाँ, मेरी आवाज टूट गई। बहुत बढ़िया, बेला, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के घर जाओ। वहाँ फ़ोन के ठीक पास एक नंबर होगा। उस नंबर पर फ़ोन करना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें वहाँ से कहाँ जाना है। मैं पहले ही जानती थी कि मुझे कहाँ जाना होगा और इसका अंत कहाँ होगा, लेकिन मैं उसके निर्देशों का सटीकता से अनुसरण करूंगी। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ या ना में जवाब देना। हाँ, दोपहर से पहले, प्लीज, बेला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है, उसने विनम्रता से कहा। फिल कहाँ है? मैंने रूखे अंदाज में पूछा। आह, सावधान रहो, बेला। तब तक इंतजार करो, जब तक कि मैं तुमसे बोलने को न कहूँ, प्लीज। मैंने इंतजार किया। अब यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने मित्रों के पास जाने पर उन्हें शंका में न डालो। उन्हें बताना कि तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया था और वे घर लौटना चाहती थीं, लेकिन तुमने उन्हें ऐसा न करने के लिए मना लिया। अब मेरे बाद दोहराओ, धन्यवाद माँ। इसे अभी कहो, धन्यवाद माँ। आंसू आ रहे थे। मैंने उनसे जूझने की कोशिश की। कहो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, माँ, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। इसे अभी कहो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, माँ। मेरी आवाज़ भर्रा रही थी। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, मैंने वादा किया। बाय, बेला, मैं तुमसे दोबारा मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन को अपने कान पर लगाए रखा। मेरे जोर दहशत के मारे अकड़ गए थे। मैं फ़ोन रखने के लिए अपनी अंगुलियां नहीं मोड़ सकती थी। मैं जानती थी कि मुझे सोचना होगा, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी माँ की दहशत वाली आवाज़ भरी थी। सेकंड गुजरते गए, जब मैं नियंत्रण के लिए जूझी। धीरे धीरे मेरे विचार दर्द की उस ईंट की दीवार को तोड़ने लगे। योजना बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था, दर्पण वाले कमरे में जाना और जान देना। मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, जिसे देकर मैं अपनी माँ को जिंदा रख सकूं। मैं सिर्फ यह उम्मीद कर सकती थी कि जेम्स खेल जीतने से संतुष्ट होगा। एडवर्ड को हराना उसके लिए काफ़ी होगा। निराशा ने मुझे जकड़ लिया। सौदेबाजी करने का कोई तरीका नहीं था। मैं उसे ऐसा कुछ नहीं दे सकती थी या देने से इनकार कर सकती थी, जिससे वह प्रभावित हो जाए। मेरे पास अब भी कोई विकल्प नहीं था। मुझे कोशिश करनी थी। मैंने दहशत को उतना पीछे धकेला, जितना धकेल सकती थी। मैंने निर्णय ले लिया था। परिणाम के बारे में अफसोस करने में समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होना था। मुझे स्पष्टता से सोचना था, क्योंकि एलिस और जेस पर मेरा इंतजार कर रहे थे और उनसे बचना अनिवार्य भी था और असंभव भी। मैं अचानक कृतज्ञ थी कि जेस पर चला गया था। अगर वह वहां होता, तो पिछले 5 मिनट में मेरी गहन पीड़ा को महसूस कर लेता और तब मैं उन्हें शक करने से कैसे रोक सकती थी। मैंने दहशत और चिंता को पीछे रोकने तथा उनका दमन करने की कोशिश की। मैं अब इसे गवारा नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह कब लौटेगा। मैंने अपने बचकर निकलने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे उम्मीद थी कि हवाई अड्डे के जाना पहचाना होने से संभावनाएं मेरे पक्ष में बढ़ जाएंगी। किसी तरह मुझे एलिस को दूर रखना था। मैं जानती थी कि एलिस दूसरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी और उसके मन में जिज्ञासा होगी, लेकिन जेस्पर के लौटने से पहले मुझे गोपनीय तरीके से एक और काम करना था। मुझे इस बात को स्वीकार करना था कि मैं एडवर्ड को दोबारा नहीं देख पाऊंगी।
मैं मिरर रूम में अपने साथ उसके चेहरे की आखिरी झलक भी नहीं ले जा पाऊंगी। मैं उसे चोट पहुंचाने जा रही थी और मैं अलविदा तक नहीं कह सकती थी। मैंने यातना की लहरों में खुद को डूबने दिया और कुछ समय तक उन्हें उनका काम करने दिया। फिर मैंने उन्हें दूर धक्का दिया और एलिस का सामना करने गई। मैं चेहरे पर जो एकमात्र भाव ला पाई, वह बोझिल और बेजान था। मैंने उसकी शंका देखी और उसके पूछने का इंतजार नहीं किया। मेरे पास बस एक ही पटकथा थी और मैं अचानक लाइनें बदलने में आज तक कामयाब नहीं हुई थी। मेरी माँ चिंता कर रही थी, वे घर लौटना चाहती थी, लेकिन ये ठीक मैंने उन्हें दूर रहने के लिए राजी कर लिया है। मेरी आवाज़ बेजान थी। बेला, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वे सही रहें, चिंता मत करो। मैंने अपना चेहरा मोड़ लिया, मैं उसे अपना चेहरा नहीं देखने दे सकती थी। मेरी निगाह डेस्क पर होटल स्टेशनरी के एक खाली पेज पर गई। मैं इस तक धीरे धीरे गई और मेरे मन में एक योजना बनने लगी। वहाँ एक लिफाफा भी था। यह अच्छा था, एलिस, मैंने बिना मुड़े धीरे से कहा और अपनी आवाज़ सपाट रखी। अगर मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिख दूँ, तो क्या तुम उन्हें ये दे दोगी? मेरा मतलब है, इसे उनके घर पर छोड़ दोगी। पक्का, बेला। उसकी आवाज़ सावधान थी। वह देख सकती थी कि मैं बुरी तरह टूट गई हूँ। मुझे अपनी भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह नियंत्रण में रखना था। मैं दोबारा बेडरूम में गई और छोटी बेडसाइड टेबल के बगल में झुककर लिखने लगी। एडवर्ड, मैंने लिखा। मेरा हाथ कांप रहा था, जिस वजह से अक्षर मुश्किल से पढ़ने में आ रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है। उसके पास मेरी माँ है और मुझे कोशिश करनी ही है। मैं जानती हूँ कि शायद ये काम ना करे। मुझे बहुत, बहुत अफसोस है। एलिस और जैस्पर से नाराज मत होना। अगर मैं उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाती हूँ, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद देना, खास तौर पर एलिस को, प्लीज़। और कृपया उसका पीछा मत करना। मेरे ख्याल से वो यही चाहता है। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि मेरे कारण किसी को भी चोट पहुँचे, खास तौर पर तुम्हें। प्लीज़, यह एकमात्र चीज़ है जो मैं तुमसे इस समय मांग सकती हूँ। मेरी खातिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, बेला। मैंने पत्र को सावधानी से तह किया और इसे लिफाफे में रखकर चिपका दिया। अंततः यह उसे मिल जाएगा। मुझे बस यही उम्मीद थी कि वो समझ जाएगा और इस एक बार मेरी बात मान लेगा। और फिर मैंने सावधानी से अपने दिल को बंद कर दिया।